नमस्कार दोस्तों, हमारे एडी सेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारी सीरीज राग के का ही एक भाग है और आज हम डिस्कस करेंगे राग बिहाग। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, भारती कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और इन्हीं के साथ हमारे साथ तानपुरा पर जुड़ी हुई है मिस नेहा, डॉक्टर पाठक की एक डिसाइपल। और जैसे कि मैंने कहा, आज के हमारी चर्चा का विषय है राग बिहाग। मैं मैम का और नेहा का स्वागत करना चाहूँगी और मैम को रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का हमारा लेक्चर आरंभ किया जाए। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है राग बिहाग पर। बिहाग जो है एक बहुत ही जाना माना राग है, जिसको कि शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और फिल्मी म्यूजिक सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत राग है, मधुर है बहुत ही। और फिल्मी म्यूजिक में तो इस राग का बहुत ही प्रयोग हुआ है। बिहाग ये रात्रि को गाया जाने वाला राग है। रात्रि का द्वितीय प्रहर इसका समय है। और बिहाग जो राग है ये जो कुछ बेसिक राग जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ बेसिक रागों की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें बिहाग उसमें से एक राग है। जैसे मैंने इससे पहले की सीरीज में बताया कि भैरव, एमन और जौनपुरी और इसी तरह से बिहाग एक ऐसा राग है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मधुर राग है। बिहाग जो है वो थाट बिलावल से उत्पन्न है, यानी जिस परिवार से बिहाग जो राग जन्मा है वो है बिलावल ठाट। और इसकी जो जाति है वो है औडव संपूर्ण। जाति का जैसे अर्थ मैंने पहले भी बताया कि जाति का अर्थ है कि जब राग में हम आरोह और अवरोह में जो स्वरों का प्रयोग करते हैं वो कितने स्वर हैं, यानी क्या उसमें 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं या 6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं या कि 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं। तो यदि वो 5 है तो हम उसे कहेंगे कि ये औडव है, औडव जाति। 6 होंगे तो हम कहेंगे षाडव जाति। और 7 स्वरों का प्रयोग होगा तो हम कहेंगे इसको संपूर्ण जाति। तो इस प्रकार से ये 3 जो जातियां हैं इनमें भी आगे मिक्स्ड होके जो है जो जातियां बनती, कुल मिला के 9 जातियां हैं। तो जो हम राग बिहाग की बात करते हैं, बिहाग जो है वो औडव संपूर्ण जाति का है, यानी इसके आरोह में यानी असेंडिंग ऑर्डर जब हम सा से नीचे के सा से तार सप्तक तक जाते हैं तो उसमें इसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। और अवरोह में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से 5 और 7 यानी औडव संपूर्ण जाति। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो राग हैं उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक उसमें 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 7 के बाद 8वां तो कोई स्वर है ही नहीं, 7 स्वर हैं। और कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग उसमें होता है, क्योंकि 5 स्वरों से कम जो है वो राग नहीं माना जाता, ये नियम है। तो जैसे मैंने बताया कि बिहाग जो है वो बिलावल ठाट उत्पन्न जो है औडव षाडव, औडव संपूर्ण जाति का राग है। इसका समय जो है वो रात्रि का दूसरा प्रहर माना गया है। कुछ विद्वान इसको रात्रि का प्रथम प्रहर में भी इसको गाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त जो है वो है रात्रि का द्वितीय प्रहर। ये गंभीर राग तो है इसमें, लेकिन बहुत सुमधुर राग है। और इसमें जो गायन है वो धीरे धीरे तीनों सप्तकों में उसका विस्तार होता है, यानी मंद्र सप्तक का भी इसमें प्रयोग होगा, मध्य सप्तक का भी होगा और तार सप्तक के स्वरों का भी होगा। तो राग का जो विस्तार है वो तीनों सप्तकों में बराबर से होता है। इस राग में वादी स्वर यानी जो
मेन स्वर है, किंग नोट जिसे हम कहा जाए या की नोट कहते हैं जिसे, वो है इसमें गांधार यानी ग। और संवादी, उसके संवाद में जो है वो है निषाद। जैसे कि शास्त्रोक्त नियम जो है कि भाई वादी और संवादी में 4 या 5 स्वरों का गैप होना चाहिए। तो गांधार इसका वादी है और संवादी इसका है निषाद। गांधार वादी होना जो है क्योंकि पूर्वांग सप्तक के पहले अंग, पहला जो पार्ट है उसमें से वादी स्वर है, तो इसको हम कहते हैं पूर्वांग वादी, यानी पूर्वांग जो इसका अंग है सप्तक का उसमें वादी स्थापित है, तो हम इसको कहेंगे पूर्वांग वादी राग। तो इस प्रकार से गांधार और निषाद जो है वो वादी और संवादी स्वर हैं। इस राग को जब हम आरंभ करते हैं तो एक खास चीज है वो कि हम इसका आरंभ हमेशा निषाद से करते हैं, यानी नी से, मंद्र सप्तक के नी से इस राग का जो चाहे आरोह अवरोह करना हो या राग का आलापचारी शुरू करनी हो या राग को गाना हो, उसका जो भी उसका विस्तार हो, हम निषाद से जो है राग का प्रारंभ हम इसको करेंगे, मंद्र निषाद से। और इसके आरोह और अवरोह इस प्रकार से है। और आरोह अवरोह गाते समय आप देखिए कि मंद्र निषाद का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। राग बिहाग के आरोह और अवरोह। ने सा ग म पा नी सा नी द प म प ग म ग रे सा। तो देखिए आरंभ में ही हमने नीसा करके जो है राग का शुभारंभ किया है। नी सा ग म प नी सा नी द प म प ग म ग रे सा। तो इस प्रकार इसका आरोह और अवरोह है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम इसका आरोह गा रहे हैं और जब अवरोह गा रहे हैं तो स्वरों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऑर्डव जाति मैंने कही तो नि सा ग म प नी सा, यानी कौन कौन से स्वर इसमें वर्जित हैं। नीसा ग यानी ऋषभ वर्जित है, पनी सा यानी धैवत वर्जित है, नीसा ग म प नी सा ये इसका आरोह, यानी इसके आरोह में ऋषभ और धैवत को पूरी तरह से वर्जित किया जाता है, तो जो है इसका आरोह औडव कहलाता है। अब इसका हम जब अवरोहात्मक देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से स्वर प्रयोग हो रहे हैं। सा नी द प म प ग म ग रे सा। तो सा नी द प, आप देखिए कि सा से हम जब नी और पंचम पर आते तो ध को सिर्फ हम थोड़ा सा टच करते हैं, यानी इसका थोड़ा सा कण लगाते हैं। सा नी द प म प ग म ग, अब ये तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है। म प ग म ग रे सा। और जब हम अवरोह में ऋषभ का प्रयोग करते हैं ग म ग रे सा, तो रे पर अधिक न्यास नहीं करते, तो इस प्रकार से अवरोह में हम धैवत और ऋषभ का प्रयोग तो करेंगे लेकिन सिर्फ कण रूप में, और तीव्र मध्यम का प्रयोग इसमें होता है जो कि इसकी खास चीज है। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि
बिहाग में अवरोह में जो ऋषभ और धैवत का प्रयोग होता है अवरोहात्मक तरीके से, तो कुछ कुछ परंपराओं में या कुछ कुछ घरानों में कुछ कुछ गायक जो हैं इसको मींड से लेते हैं, यानी इसको स्पष्ट रूप से नहीं बोलते। जैसे सा नी प म प ग म ग सा, सिर्फ मींड से टच करते हुए आते हैं, वो उसको उच्चारण उसका करते ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अवरोह में ऋषभ और धैवत का प्रयोग किया जाता। तो ये आपका अवरोह में, क्योंकि सारे स्वर प्रयोग हैं और मध्यम का जो है दोनों रूप जो है आता है, तीव्र भी आता है और शुद्ध भी आता है, तो अवरोह इसका संपूर्ण है। तो ये तो इसका आरोह और अवरोह। अब राग बिहाग को कैसे पहचानें? राग बिहाग की कुछ एक खास स्वर संगतियां हैं जो कि राग बिहाग को उसका स्वरूप देती हैं। यानी हम जब इस स्वर संगति को कहीं पे सुनते हैं तो हम स्पष्ट से एकदम पहचान लेते कि ये राग बिहाग है। ये कौन सी स्वर संगतियां हैं? नि सा ग म प प म ग म ग सा। इतना सा भाग आने पर एकदम से बिहाग आ जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं नि सा ग म ग सा प म ग म ग सा। तो नि सा ग म ग सा एकदम से राग बिहाग की विशेष पहचान, यानी राग बिहाग को उसकी एक आइडेंटिटी देना जो है, हम कहते हैं ना आइडेंटिटिकल मार्क जो कहते हैं, भाई आपके क्या आपकी पहचान है, कौन सा ऐसा चिन्ह है जिससे एकदम से पहचाना जा सकता है। तो एक तरह से ये आइडेंटिटी मार्क जो हम कहोगे, आइडेंटिटी मार्क जो इसका बिहाग का है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि निषाद से राग आरंभ होगा और निषाद से प्रारंभ होगा और हम आरोह में औड़व जाति, आरोह इसका औड़व है और अवरोह जो है संपूर्ण है। लेकिन अवरोह में किस प्रकार धैवत और निषाद का प्रयोग हो रहा है, मींड से हो रहा है, या उसको बस बहुत अल्प प्रयोग, सिर्फ थोड़ा सा टच करते हुए उसको आते हैं। तो ये राग बिहाग जो है उसके आरोह और अवरोह को बनाता है। तो एक बार फिर से हम राग बिहाग के आरोह, अवरोह और पकड़ को गाते हैं। नि सा ग म प नि सा सा नि द प म प ग म ग रे सा। तो आपको राग बिहाग के आरोह अवरोह स्वरों में और आकार में स्पष्ट हो गए होंगे। अब पकड़ इसकी फिर से, नि सा ग म ग प म ग म ग सा। तो देखिए पकड़ में जो खास चीजें हैं वो दोनों आई हैं। किस प्रकार से गंधार ग म ग और तीव्र मध्यम का प्रयोग प म ग म ग सा। तो ये राग बिहाग को एकदम स्पष्ट कर देता है। जैसे मैंने बताया कि राग बिहाग गंभीर प्रकृति का राग है और बहुत ही मधुर और शांत रस इसमें है। राग बिहाग में जो बंदिशें जो रची गई हैं वो ध्रुपद में भी है। राग बिहाग में ध्रुपद, ख्याल, तराना और गीत, गजल, भजन तो ये है ही है।
तो इस प्रकार से राग बिहाग जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है गाते वक्त। श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग काफ़ी हुआ है और भक्ति रस भी इसमें बहुत खूबसूरत लगता है और एक अलग तरह की मधुरता है, एक अलग तरह की गंभीरता है इस राग में और इस राग को घंटों गाया जा सकता है। रियाज के लिए, आलापचारी या तानों की पलटों की प्रैक्टिस के लिए ये राग बहुत ही उपयुक्त राग है। अब जैसे कि मैंने इस राग के बारे में बताया, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, राग बिहाग जो है उसमें न्यास के स्वर षड्ज, गांधार, पंचम और निषाद यानी सा ग प नी, ये चारों स्वर जो हैं वो न्यास के स्वर हैं। गांधार और निषाद जैसे कि मैंने बताया कि दोनों वादी और समवादी हैं। तो वादी यानी सबसे ज़्यादा उस राग में खिलेगा वादी स्वर और समवादी उसके संवाद के अनुसार, और इसके साथ ही षड्ज यानी सा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पंचम जिस पर कि न्यास किया जाता है। और देखिए तानपुरा, जब तानपुरे को मिलाया जाता है तो तानपुरे की जोड़ी का तार और खरच का तार जो है वो षड्ज पे मिलाया जाता है, और जो उसका पंचम का तार है यानी पहला तार जो है वो पंचम यानी प पे मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें प जो है वो न्यास का स्वर है। तो न्यास के ये चारों स्वर है जिनको लेके राग का विस्तार किया जाता है। अब हम इस राग के विषय में पंडित भातखंडे जी ने श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम में क्या कहा है, मेले बेलावलस्यैव प्रोक्तो राग सुनामकः, यानी बिलावल जो मेल है उससे ये राग जो है, राग बिहाग जो है उस मेल का है। बिहाग इति विख्यातो गांधारांश ग्रहो जने, देखिए पूरी चीज में बताया कि बिहाग जो है ऐसा राग कहा गया है कि ये राग जो है बिलावल, जिसको इन्होंने बेलावलस्यैव प्रोक्तो यानी बिलावल ठाट से राग बिहाग जो है वो जन्मा है, और इसमें गांधार यानी ग स्वर जो है वही अंश और वही ग्रह स्वर है, यानी वो मेन स्वर है। ऐसा पंडित भातखंडे जी ने श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम, जिसमें कि रागों के विषय में, रागों के लक्षणों के विषय में बताया गया है, और उनसे पहले भी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका भी आधार लेकर इस पुस्तक में बताया गया है। एक और पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, जिसमें पंडित भातखंडे जी ने देखिए राग को पूरी तरह से खोल कर आपके सामने रख दिया है। एक सूत्र के रूप में इन्होंने कहा है, निसौ गमौ पनी सनी धपौ गमौ पगौ मगौ रिसाविति विहंगः स्यान्नक्तम रोहे अरि धो अंशगः, यानी निसौ गमौ पनी सनी। आप देखिए ये स्वरों को ही इन्होंने बोला है। यदि इसको मैं गाकर देखती हूँ तो बिल्कुल सही आता, नि सा ग म प नि सा नि द प ग म प ग म ग। जो ये सूत्र में जो पहली लाइन जो दी है मैंने उसी को सिर्फ गा के बोल दिया, निसौ गमौ पनी सनी धपौ गमौ पगौ मगौ, नि सा ग म प नि सा नि द प ग म प ग म ग। रिसाविति विहंगः स्यानक्तम रोहे अरिधो अंशगः, यानी रात्रि में गाए जाना वाला ये जो राग है इसमें रे और ध जो है वो बहुत ही अल्प प्रयोग होते हैं, बहुत ही कम उसका प्रयोग होता है। तो ऐसा जो प्राचीन समय में, या जो कहा जाए संगीत के जो बड़े मर्मज्ञ रहे हैं, जो बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने इस राग को इस प्रकार से व्यक्त किया है। और इस राग को गाते हुए जैसे मैंने बताया कि विशेष स्वर संगतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक स्वर संगति है नि सा ग म ग, तो ग म, ये स्वर संगति आते ही बिहाग की पहचान होती है। प म ग म ग, ये भी तीव्र मध्यम के साथ प म ग म ग। ग म प नि न प, ये भी स्वर संगति। प प नि नि सा नि द प म ग म ग।
नि सा ग म प ग म ग सा। और कुछ कुछ ग्रंथों में धैवत और गांधार की भी संगति का वर्णन है। वो इस प्रकार ग म प ध ग म ग, यानी धैवत को ग म प ध ग म ग, धैवत और गांधार का किस प्रकार से प्रयोग, क्योंकि जब आप बंदिशों को देखते हैं और पुस्तकों पर आप उसमें पढ़ते हैं, नोटेशन स्वरलिपियां पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार की स्वर संगतियां दी जाती हैं। तो आपका प्रश्न जायज है उठना कि धैवत तो है ग म प ध, प के बाद धैवत आ रहा है, तो ये क्या है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि धैवत से गांधार पे वापस आ रहे हैं, यानी वो अवरोहात ग म प ध ग म ग ध ग, ये जो स्वर संगति है ये इसमें बहुत खूबसूरत लगती है, जिसको कि कभी कभी इसको प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक नहीं लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग होता है। और जैसे राग में मैंने पहले भी बताया, राग जो है वो बैलेंस्ड वे में बनता है। तो राग में सवाल और जवाब भी होते हैं, यानी राग में राग को बनाने के लिए एक बैलेंस, स्वरों का बैलेंस जो है, हम यदि पूर्वांग और उत्तरांग को ले लें, उसको डिवाइड, उसके हिसाब से जो है हम इसमें सवाल और जवाब कर सकते हैं। यानी किस प्रकार से, देखते हैं। ग रे सा, अब ये तो प्रश्न है, ग रे सा, इसका उत्तर क्या, नी द प। तो आपको लगा ग रे सा नी द प, आप उसी चीज को देखिए कि ऐसा लगता है कि वही चीज रिपीट हो रही है। तो ये सवाल और जवाब जो संगीत की भाषा में इसको प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा प म ग म ग रे सा, इसका जवाब क्या होगा, सा नी द प, प म ग म ग रे सा। तो जैसे कि हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उससे उत्तर की उम्मीद रखते हैं कि वो जिस प्रकार प्रश्न किया गया तो वो उत्तर हमें उसका जरूर देगा। तो ये सवाल और जवाब जो है ये इस राग में आते हैं इस प्रकार से। और ग म प, जैसे हम ग म प, इसका उत्तर प नी सा, ग म प प नी सा, वही चीज लगती है कि ये प्रश्न पूछा गया तो वो उसका उत्तर दिया गया, तो सवाल और जवाब। या ग म ग नी सा नी, वही चीज है, ग म ग नी सा नी, ग म ग नी सा नी। तो ये टेक्निकलिटीज हैं जो कि राग को बनाने में बहुत ही मदद करती हैं। जैसे एक बात यदि मैं आपको बताऊं कि जब राग बनाया गया होगा, कोई भी राग जो आज इतना बहुचर्चित होता है या सबको इतना पसंद होता है, जब वो राग शायद बनाया गया होगा तो इस प्रकार के प्रमाण का, इस प्रकार के बैलेंस का, इस प्रकार के एक संतुलन का ध्यान जरूर रखा गया होगा, जिसमें कि सवाल जवाब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। क्योंकि यदि हम उस बैलेंस को नहीं रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे शरीर में यदि ईश्वर ने बैलेंस नहीं रखा होता तो शायद एक कान की जगह एक नाक लगी होती, या एक आंख की जगह एक कान लगा होता, तो हम कैसे लगते। उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो हम तभी अच्छे लगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हम जो इमेजिन करते हैं कि भाई उसके दोनों कान जो है वो दो किनारों पर होंगे, दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी। अब हम ये तो नहीं सोच सकते कि आंखों की जगह जो है वहाँ पे कान लगे होंगे, या एक तरफ कान है तो एक तरफ आंख है, या हम कहें कि एक तरफ एक हाथ है और लेफ्ट साइड पे जो है वो पैर है। तो ये बड़ा अटपटा सा होता है। ऐसा यदि कोई राग निर्मित होता है तो वो शायद सबसे पहली बात है कि वो मन को ही अच्छा नहीं लगेगा, या वो एक राग ही नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए राग का ये बैलेंस्ड फॉर्म, ये बैलेंस्ड रूप जो है, जो हमारे सामने है, वही उसकी रंजकता या उसके भाव की अभिव्यक्ति को सफल बनाता है। नहीं तो उसको गाने में आनंद ही नहीं आएगा, ना उसको बजाने में आनंद आएगा। तो राग बिहाग जो है वो इन सवाल जवाबों से, इन स्वर संगतियों से बना है और बहुत ही खूबसूरत राग है।
अब हमने राग बिहाग की जो बात की कि उसके वादी संवादी क्या है, न्यास के स्वर क्या है, उसमें उसको कब गाया जाता है, रात्रि का द्वितीय प्रहर है उसका गाने का समय, अवरोह कैसे लिया जाता है, आरोह कैसे लिया जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता चल गई। अब प्रश्न उठता है कि राग बिहाग में जो स्वरों का प्रयोग है तो वो स्वर कैसे और कितना उनका प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए जिससे कि वो राग बिहाग को फॉर्म कर सके। तो राग बिहाग में सबसे पहले हम, क्योंकि ये राग हमने जैसे आपको बताया कि निषाद से शुरू हो रहा है यानी नी से शुरू हो रहा है, तो हम अपने स्वरों के बारे में जो आपको बताया उसको नी से ही हम उसका आरंभ करते हैं। नी कैसे, ने ने सा सा ने पने पने सा ने सा गा सा ने पने सा गा ने पने पने सा सा ने। तो आप देख रहे हैं कि बार बार मैं नी पर आकर ठहर रही हूं, यानी नी पर न्यास है, रुकाव है, ठहराव है, और नी को पूरा नी का आनंद उठाते हुए उसको गाते हैं और निषाद से ही राग का आरंभ होता है। बार बार देखिए आलाप को निषाद पर आके ही रोका जाता है। तो शुरू में जब राग का आरंभ करे तो निषाद का प्रयोग खूब होना चाहिए और उसकी सहायता से षड्ज पर आया जाता है। ने सा सा ने पने पने प सा सा ने। और यही स्वर जब मध्य सप्तक में प्रयोग हो रहा है तो पने ने सा ने न प ग म पने पने ने सा ने प ग म ग सा सा ने। तो आप देखिए नी पर बहुत अधिक न्यास है और वैसे भी निषाद जो है वो संवादी स्वर है, यानी निषाद जो है उस पर वो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्वर है। और मंद्र का जो निषाद है ने सा, इसका भराव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बार बार शुरुआत में अधिक न्यास करना जो है राग के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, राग को बहुत खूबसूरत तरीके से राग का आरंभ करने में सहायक होता है। निषाद के बाद जो है आता है अगला स्वर षड्ज यानी सा। अब सा जैसे मैंने बताया कि सा न्यास का स्वर है, तो ने सा सा पने सा। राग को कभी ऐसे आरंभ नहीं करते सा ग म प नहीं, ने सा ग सा पने सा सा ग म ग सा। हर आलाप का जो अंत है वो षड्ज पर बड़े आराम से आकर रुकता है, ऐसा लगता है कि वहां पर आके विश्राम हो रहा है। प म ग म ग सा नी द प म ग म ग सा पने सा। तो सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तानपुरे पर भी सा जो है उसको एक बेस की तरह
उसको उससे तार मिलाई जाती है और उसको गाया जाता है। तो सा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम तार सप्तक के स्वरों पर जाते हैं वहाँ भी स्वर इम्पोर्टेंट है सा। तो जब हम आगे का आपको स्वरों की का स्थान उसका कितना प्रयोग है वो बताएंगे, तो तार सप्तक की बात मैं तब करूंगी। तो ये तो बताया आपको कि किस प्रकार से मध्य सप्तक का जो सा है उसका प्रयोग कैसे स्वर भरा जाता है। स्वर भरने का अर्थ है कि डीप ब्रेथ लेके, एक लंबी सांस लेके और सा पर टिका जाए। सा आवाज को बढ़ाने में भी, आवाज के लगाव में भी सा भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यदि बेस पक्का नहीं तो आगे के स्वर तो टिकेंगे ही नहीं। तो सा का होना एक इंजन की तरह सा काम करता है, तो ताकि बाकी की रेलगाड़ी जो है वो स्मूथली चल सके। तो इसीलिए सा बहुत इंपॉर्टेंट। सा के बाद दूसरा स्वर आता है ऋषभ यानी रे। अब रे का इसमें किस प्रकार से प्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आरोह में ऋषभ का प्रयोग वर्ज्य है, यानी आरोह करते समय ऋषभ एकदम नहीं लेंगे, पर अवरोह में उसका अल्प प्रयोग है, कण के रूप में प्रयोग है, या कुछ कुछ गायक सिर्फ मींड लेकर आते हैं। मींड शब्द का अर्थ होता है कि जो है एक स्वर को खींचते हुए, जैसे कहा जाए दूसरे स्वर पर आते हैं ऊपर से, जैसे कि हम कहें कि मध्यम से या गांधार से हम सा पर आ रहे हैं, प म ग म ग सा, तो ऐसे स्वर को खींचते हुए हम सा पर आ रहे, तो थोड़ा सा जो है वो ऋषभ का टच या ऋषभ का कण उसमें लगता है। तो किस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग होता है, नी सा गा रे सा, नी सा गा मा पा गा मा गा रे सा। आप देखिए जब मैं आरोहात्मक प्रयोग कर रही हूँ तो ऋषभ को बिल्कुल ही नहीं ले रही हूँ, नी सा गा मा पा, तो नी से सीधे गांधार पर जाएंगे, हम उसमें ऋषभ का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे जब हम उसका आरोहात्मक प्रयोग कर रहे हैं। अवरोह में हम उसको लेके आते हैं, पा मा गा मा गा रे सा, तो हम इसको ऐसे गाएंगे ताकि छूते हुए आ रहे, या कुछ गायक गाते हैं पा मा गा मा गा सा, यानी मींड से आ रहे हैं, सिर्फ छूते उसकी छाया भर लगती है। तो ऋषभ का इस प्रकार से प्रयोग होता है। यदि हम गलती से ऋषभ पर ज्यादा टिक गए तो राग खराब हो जाएगा, जैसे नी सा गा मा गा रे सा, पा मा गा मा गा रे सा, राग ही बिगड़ जाता है, राग का वो जो उसका भाव है वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋषभ का अल्प प्रयोग ही इसमें जो है वो शोभा देता है। बहुत से मैंने कुछ लोगों को सुना, स्पेशली जो नए नए म्यूजिक सीखना शुरू होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत है, तो वो बिल्कुल इस प्रकार से गाते हैं, नी सा गा मा पा नी सा नी दा पा मा पा गा मा गा रे सा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका प्रयोग उसी तरीके से होना चाहिए जिस प्रकार से शास्त्रोक्त है। देखिए मैंने श्रीमद लक्ष्य संगीतम में पंडित भातखंडे जी ने जो कहा, या अभिनव राग मंजरी में जो भातखंडे जी ने बताया, उसी चीज को मैंने आपको गाकर बताया कि उन्होंने सूत्र में लिखा लेकिन उसको गाकर बताया। उन्होंने भी यही कहा है कि ऋषभ और धैवत अल्प प्रयोग होंगे, तो हम रे पर यदि हम रुकते हैं तो राग जो है वो बिगड़ जाता है, फिर वो राग विहाग का स्वरूप नहीं होता, या उस भाव को अभिव्यक्त करने में वो नाकाम रहता है। तो उसका बैलेंस ही उतना ही उसको प्रयोग होना चाहिए जितना कि शास्त्रोक्त है। अब ऋषभ के बाद आता है स्वर गांधार यानी ग। गांधार स्वर जो है वो इस राग का वादी स्वर है।
वादी का अर्थ होता है कि जो मेन की नोट, वादी जो स्वर है वो जो निरंतर उस स्वर पर जो है वो बार बार न्यास होता है, उस स्वर उसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, या उसका जो प्रयोग जिस प्रकार से होता है वो राग का स्वरूप एकदम स्पष्ट कर देता है या वो राग को निखारता है। और जैसे कि कहा जाता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हम कहेंगे अमुक ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो यानी वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से वो जो स्वर है, वादी स्वर जो है वो राग को का स्वरूप सामने लेकर आता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और राग जो है उस स्वर के प्रयोग से, उसके लगाव से राग जो है एकदम सामने आता है। तो गांधार स्वर यानी ग किस प्रकार से आएगा? नि सा ग सा नि प नि सा ग सा नि सा ग म ग सा प नि सा सा ग नि सा ग नि सा नि ग सा नि प नि सा ग म ग सा प म ग म ग सा सा रि प नि सा सा ग नि सा ग सा ग ग म ग म प ग म ग नि द प म ग म ग सा नि द प म ग म ग नि सा ग म प ग म प ग म ग। तो आप देखिए आरोह में भी उसका निरंतर प्रयोग है और अवरोह में भी उसका निरंतर प्रयोग है, और गांधार जो है वो बार बार आपके सामने आता है, बार बार उस पर रुका जा रहा है, यानी उस पर न्यास हो रहा है। तो नि सा ग म ग प म ग म ग नि द प म ग म ग सा। तो आरोह और अवरोह में गांधार के इस तरीके से प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि गांधार स्वर जो है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है इस राग में, और उस पर बार बार न्यास जो है इस चीज को उसका वादी होने का जो है वो उसको प्रूफ करता है कि हाँ ये वादी जो है ये उपयुक्त है स्वर, वादी स्वर कहलाना। अब अगला स्वर आता है मध्यम यानी म स्वर जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक खास बात है कि मध्यम के दोनों रूप जो है वो इसमें प्रयोग होते हैं, यानी पहला रूप उसका शुद्ध रूप और दूसरा उसका तीव्र रूप। तीव्र स्वर जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब स्वर अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है तो उसे तीव्र कहते हैं, और हमारे सातों स्वरों में या हमारा जो सप्तक है उसमें सिर्फ जब विकृत स्वर की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि जो स्वर अपने स्थान को परिवर्तित करता है उनमें तीव्र स्वर सिर्फ मध्यम ही है, यानी मध्यम या तो शुद्ध होगा या मध्यम तीव्र होगा। मध्यम कभी कोमल नहीं है, मध्यम शुद्ध या तीव्र। और राग बिहाग की जहां तक बात करते हैं, राग बिहाग में दोनों ही मध्यम यानी शुद्ध और तीव्र मध्यम, ये दोनों ही मध्यमों का प्रयोग होता है। अब देखते हैं किस प्रकार से। नि सा ग म ग ग म ग सा नि प नि सा ग म प। तो दोनों गंधार यानी दोनों शुद्ध गंधार के बीच में शुद्ध मध्यम का प्रयोग राग बिहाग की खास जो विशेषता है उसको बताता है।
ग म ग, ये आते हम कहेंगे राग बिहाग का अंग है। पा म ग म ग, अब ये जो पा म ग म ग, तो यहाँ पर पंचम के साथ जो मध्यम प्रयोग हो रहा है वो तीव्र मध्यम है। तो तीव्र मध्यम का प्रयोग सिर्फ इसी रूप में आएगा, नहीं तो आप सब जगह सिर्फ शुद्ध गंधार का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आरोह में करें चाहे वो अवरोह में करें। जैसे आरोह में ग म म प नी द प ग म ग, सा ग म प ग म प ग म प नी द प, सा ग म ग नी सा ग म ग, ग म प म ग म ग। तो अब जब ग म प म ग म ग, सिर्फ यही जो एक फॉर्म है, यही जो एक स्वरगुच्छ है, यही पर तीव्र मध्य प्रयोग है। पा म ग म ग, सिर्फ यही पर तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा, वरना हमेशा शुद्ध मध्यम ही रहेगा। तो हम जो ये बात पढ़ते हैं या ये हम सुनते हैं या इसके को गाते हैं कि मध्यम के दोनों रूप किस प्रकार से प्रयोग होंगे, ये आपको मैंने बताया कि हमेशा शुद्ध मध्यम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ पंचम के साथ जब अवरोहात्मक तरीके से आते हैं तो थोड़ा सा तीव्र मध्यम का प्रयोग हो, लेकिन उस पर तीव्र मध्यम पर ज्यादा रुकाव नहीं है, मध्यम पर भी ज्यादा न्यास नहीं है, नहीं तो राग बिगड़ सकता है, राग बदल सकता है। अगला स्वर आता है पंचम। पंचम न्यास का स्वर है, पंचम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर है। तो पंचम पर किस प्रकार से रुका जाता है? नी सा ग म पा, पा म ग म ग। आप देखिए आरोह में भी पंचम इंपॉर्टेंट है और अवरोह में भी पंचम इंपॉर्टेंट है। पा म ग म ग, नी सा ग म पा, ग म ग पा नी द पा, सा ग म पा नी सा ग ग म पा। तो आप देखिए पंचम पर बार बार आके टिका जा रहा है और पंचम स्वर ही तांत्रे की पहली तार जो है वो पंचम पर स्थापित की जाती है। अब हम जब चाहे अवरोहात्मक या आरोहात्मक ले, दोनों में ही पंचम इंपॉर्टेंट। अवरोह में देखें तो सा नी द पा, ग म प नी प, सा ग म प, ग म प नी सा नी द प, ग म प ग म ग सा, प नी सा ग म प। तो पंचम पर न्यास जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, राग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यास के स्वर हैं ये पिलर्स का काम करते हैं। जब हम यदि ये कहते हैं कि राग का हम एक ट्रैक बिछाते हैं, वो ट्रैक किस पर स्थापित होगा, किस पर खड़ा होगा, तो ये पिलर्स का काम करते हैं। षड्ज है, गांधार है, पंचम है, निषाद, इसके ऊपर ट्रैक बिछा जाए जिस पर हमारी राग की जो रेलगाड़ी है वो दौड़ती है। तो मैं सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो पंचम जो है इसमें न्यास का स्वर है, पंचम को बहुत खूबसूरती से आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगला स्वर आता है धैवत, यानी ध। ध का प्रयोग जैसे कि आपको बताया कि आरोह में ध बिल्कुल ही वर्ज्य है। नी सा ग म प नी सा। आप देखिए प से सीधे निषाद पर जाया था, प के बाद ध पर नहीं आते, ग म प द नहीं जाते, ग म प नी, क्योंकि यदि हम धैवत लेंगे तो बिल्कुल ही राग बिहाग नहीं होगा, राग बिहाग के लिए ये वर्ज्य है। लेकिन जब हम अवरोहात्मक रूप में आते हैं तो अवरोह में धैवत का प्रयोग सिर्फ छोटे से कण के रूप में आता है, यानी सिर्फ टच करना है। कैसे? नी सा ग म प नी द प, ग म प नी द
प सा नी द प सा ग ग म प ग म प नी द प। देखिए आप सिर्फ धैवत को छूते हुए आ रहे हैं। कुछ कुछ परंपराओं में, कुछ कुछ घरानों में, कुछ कुछ गायक इस प्रकार से भी गाते हैं, जहाँ से वीण लेके आते हैं और उसको सिर्फ एक छाया रूप में उसको टच करते हुए आते हैं, उसको वो स्पष्ट रूप से उस स्वर का प्रयोग नहीं करते। जैसे ग म प नी सा ग म प नी प ग म प ग म ग सा, तो ऋषभ की तरह धैवत भी जो है वो अल्प प्रयोग होगा। अब एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई कि धैवत और गांधार, इसका ये संगति कभी कभी बहुत खूबसूरत दिखती है। तो कैसे ग म प ध ग म ग, ग म प ध ग म ग, ध के बाद गांधार का प्रयोग होता है अवरोहात्मक और सिर्फ ध को छू के आता है। इट इज जस्ट लाइक अ ब्यूटी स्पॉट। तो ब्यूटी स्पॉट चेहरे पर एक ही अच्छा लगता है। यदि सारे चेहरे को ब्यूटी स्पॉट से भर दिया है तो कुरूप लगेंगे। तो ब्यूटी स्पॉट की तरह इसको राग को एक सुंदर सा एक स्वरूप देने के लिए ये ब्यूटी स्पॉट जो है बहुत काम आता है। तो हम इस प्रकार से धैवत और गांधार की संगति कभी कभी ले सकते हैं। नी सा ग म प नी द प ग म प ध ग म ग सा। विशेषकर जब द्रुत ख्याल की बंदिशें गाई जाती हैं तो उसमें ये धैवत और गांधार की स्वर संगति बहुत ही खूबसूरत लगती है। धैवत के बाद, धैवत जैसे मैंने बताया कि आरोह में टोटल वर्जित है और अवरोह में इसका कण के रूप में या अल्प प्रयोग उसका या छाया के रूप में उसको मीड से उसको लेते हुए पंचम पर आते हैं। अब निषाद, निषाद के बारे में जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि निषाद से जो है वो राग का शुभारंभ होता है, नी से शुभारंभ होता है और निषाद जो है वो उस पर, वो क्योंकि संवादी है उस पर न्यास किया जाता है। तो अब जब हम मंद्र सप्तक का निषाद जो है वो हम स्वर भरने के लिए या राग को स्टार्ट करने के लिए निषाद और षड्ज यानी नी और सा दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम तार सप्तक की तरफ जाते हैं या हम उत्तरांग जो है वो राग का विस्तार करते हैं तो उसमें हम निषाद को कैसे लेंगे? ग म प नी प नी सा नी द प नी सा ग म प नी सा नी प नी सा नी सा नी द प ग म प नी। तो आप देखिए निषाद जो है उस पर न्यास कर रहे हैं और ऐसा एक चमकते हुए सितारे की तरह है निषाद। ग म प नी सा, यानी निषाद पर अभी कितनी खूबसूरती से निषाद पर आंदोलन करते हुए जो हम तार सप्तक के सा पर जाते हैं। तो हम चाहे कितना भी उसको किताबों में देख लें या सुन लें, लेकिन जब तक हम उसको गाकर या बजाकर प्रयोगात्मक नहीं, उसका आनंद नहीं उठाया जा सकता। उसका वो पूरा उसका जो एक उसकी मधुरता है, उसका जो आनंद है, उसको उस भाव को फील नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको गाए नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया मंद्र जो निषाद है उसकी एक अलग बात है। मंद्र निषाद से लगता है भी राग का प्रारंभ हो रहा है, राग बड़ा सीरियस राग है, बड़ा गंभीर है और बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान लग रहा है इसमें। जब इसका मध्य सप्तक में निषाद का प्रयोग किया था तो वो बिल्कुल एक अलग उसकी इमेज सामने कि ग म प नी सा। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से जो है षड्ज पर जाते हैं, जिसमें निषाद जो है अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरा का पूरा जो रोल दिया जाता है वो प्ले करता है। तो निषाद जो है संवादी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद जो है हम जब राग का विस्तार करते हैं तो तार सप्तक के षड्ज पर भी खूब रुका जाता है। नीचे जब मध्य सप्तक के षड्ज पर जब हम आते हैं तो उस पर राग का जो स्वर भरना जिसे कहते हैं या सुर का लगाव, उस वक्त तो हमें एक बेस बनाना होता है, तो उस पर हम स्वर का लगाव जो है वो दिखाने के लिए हम मध्य सप्तक के सा पर बार बार रुकते हैं कि भाई अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं गाना, तो हम जो है पहले सा को ठीक कर ले, क्योंकि सा जो है वो स्वर यदि सही रहेगा तो आगे के स्वर खुद ब खुद सही लगने लगेंगे।
लेकिन जब हम तार सप्तक के सा की बात करते हैं तो यहाँ पर तार सप्तक पर जब हम न्यास करते हैं, सा पर रुकते हैं, तो तार सप्तक के अन्य स्वर जो है, या हम अपने आलापचारी को जब तार सप्तक में लेकर जाते हैं, या अंतरे के आलाप लेते हैं, या अंतरा को हम गाते हैं, या अंतरे का उठान होता है, उसमें तार सप्तक का जो सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे रुका जाए। यानी कि एक, जैसे हम कहते हैं कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो एक जगह जाके हम थोड़ा अपना रुकते हैं, वहां पे थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी करते हैं। तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ पर कि न्यास करना या उस पर ठहरना जो है आगे की जर्नी के लिए, यानी राग के आगे के विस्तार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। नि सा ग म प ग म प नि रे प नि सा प नि सा प नि रे ग म प नि रे सा रे प नि रे सा सा अब यहाँ पर सा पर जो ठहराव है वो तार सप्तक के स्वरों को लेने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि एक तरह से हमने वहां पर एक स्टेशन स्थापित कर लिया है अपने आगे की जर्नी के लिए। पनी सा गा सा रे पनी रे सा नी सा गा रे सा। तो यदि तार सप्तक के सा पर टिकाव अच्छा, शुद्ध और पक्का नहीं होगा तो गांधार हमारा सही नहीं लगेगा, या हमारे उसके आगे के स्वर सही नहीं लगेंगे। तो सा पर जो है रुकाव या सा पर न्यास बहुत जरूरी है। पनी सा नी सा गा म गा सा पनी सा गा म पा म गा म गा सा पनी नी सा गम प गम ग रे सा। इस प्रकार से राग बिहाग जो है उसका, उसमें जो स्वर है वो उनका प्रयोग होता है। किसका, कौन सा स्वर कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्वर जो है वो उस पर कितना एम्फेसिस देना है, कितना पॉज देना है, या कितना उस पर न्यास करना है, उसको किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि आरोह और अवरोह तो आपको बता दिया गया, लेकिन आरोह अवरोह से राग नहीं बनता। आरोह अवरोह एक ऐसा रोल प्ले करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कोई एक आप कोई चीज बना रहे हैं, उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं हम कोई एक डिश बना रहे हैं तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं वो क्या क्या है, हमें पता है कि क्या क्या किस प्रकार से उसका क्या स्टेप है, ये हमें पता है कि भाई हम इस चीज को बना रहे हैं या हम कोई ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये स्टेप है। लेकिन किस स्टेप को हमने कितना लेना है, कहाँ उसका बैलेंस कितना रखना है, या उसको कैसे लेना है, तो ये हमें गाकर ही पता चलेगा। और जब हम राग के स्वरों को किस प्रकार कितना प्रयोग करना है ये जान लेंगे, तो राग का विस्तार करने में, राग की आलापचारी करने में, राग के पलटों की प्रैक्टिस, तान की प्रैक्टिस करने में हमें बहुत ही सुविधा मिलेगी और हमारे सामने राग एक पूरी तरह से खिलकर आ जाएगा। और जब हम उसको, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम राग का विस्तार करेंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा और बहुत ही ठोस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि राग का जो एक भाव है, जो वास्तव में जो उसका भाव है, वो एकदम सामने आएगा। और इसको आप गाकर देखें या बजाकर देखें तो वो भाव आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसका रियाज, आज आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहें।
स्वरों को जानना, राग के स्वरों स्वर संगतियों को जानना, स्वर संगतियों का किस प्रकार से किस बैलेंस में उसका प्रयोग है, इसको जानने के बाद जो प्रक्रिया आती है उसमें सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि उसका रियाज करना। तो रियाज जो है वो जैसे मैं बताती हूँ कि मंद्र से रियाज करिए, मंद्र के स्वरों को साधिए तो अपने आप तार सप्तक के, मध्य सप्तक के स्वर अपने आप सधेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस इस प्रकार से करिए। और जैसा मैंने आपको बोला है कि राग जो है वो तीनों सप्तकों में खिलता है। जैसे जैसे राग का बढ़त होती चली जाती है, राग खिलकर एक नए रूप में सामने आता है। तो हमको ये प्रयोग करके या गाकर या रियाज कर ही हमें पता चलेगा। तो ये थी राग बिहाग की जानकारी जो आपको उपयोगी सिद्ध रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। और मैम अब बहुत कम समय बचा है, बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ही शुरुआत में कहा था कि राग बिहाग का उपयोग फिल्मी संगीत में भी होता है और हुआ है, क्या एक उदाहरण दे सकती है मैम? उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जो मेरे दिमाग में एक गीत आ रहा है वो शायद ये है, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे प्रिय, तेरे सुर और मेरे गीत। बिल्कुल इसमें राग बिहाग एकदम स्पष्ट आता है। अंतरा भी जैसे नारा ना नारा ना 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 ना, मुझे शब्द तो याद नहीं, नारा ना ना। अब बिल्कुल राग बिहाग के स्वर जैसे कि राग खोल कर सामने रख दिया गया। तो जब रियाज करते हैं तो रियाज इज नेवर इंटरेस्टिंग। मैं एक बात बताऊं कि हम कहते हैं रियाज इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस सेशन। क्रिकेटर्स जब खेलने जाते हैं तो प्रैक्टिस सेशन इज नेवर इंटरेस्टिंग। जब वो खेलते हैं प्लेग्राउंड में तो बात तब की होती है कि वो इतना रोचक और इतना रोमांचक वो समय होता है। इसी प्रकार से राग को जब हम बंदिश को लेके पूरी तरह से राग का विस्तार करते हैं, बंदिश गाते हैं और बाकायदा तबले के साथ और तानपुरे के साथ उसको परफॉर्म किया जाता है, तो तब ये राग खिलकर आता है। तो इस राग को जो सुंदर तरीके से पिरो कर एक गीत के, फिल्म गीत के साथ की तरह आपके सामने रख दिया गया, तो ये गीत बहुत ही पॉपुलर गाना था जो आज भी जो है इतना पॉपुलर है। तो बिहाग के ऊपर बहुत से गीत जो है वो बिल्कुल मैम बनाए गए हैं। बिल्कुल मैम, आपने उदाहरण दिया, काफी स्पष्ट हो गया कि किस तरह से वो सामने आता है। और इसी के साथ मैम हमारा लेक्चर का समापन करेंगे और हमारे दर्शकों से आगे लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।